जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसा कि रोज़ आपको मैं बताता हूँ, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पहले तो ये वो मेरे भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो कुछ सेकंड इन लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे साहिल कुमार ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो भैया किसी का आंसर कर रहे हैं। मीना मौर्य जय भोलेनाथ बेटा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, शिव कुमार कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये कौन है, ये मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। हाँ, ये मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने 4 नवंबर बोल दिया था, जल्दबाजी में यही दिक्कत होती है, जो कि 4 दिसंबर था। विकास कुमार कह रहे हैं जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पे हर हर महादेव सर जी, तो राजीव भैया हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमो नारायण। और चलते हैं इसी के साथ अपने क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखो, कल भी मैंने आपको ये लाइन सुनाई थी, आज भी आपके लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी हैसियत को नापते नापते। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं तो कुछ बड़ा करना, तो ऐसा करें कि लोग कभी भी आपसे हैसियत की बात ना कर पाएँ। और चलते हैं, देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन बी तेलंगाना में बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है। रक्त का ना जमना, जब कब चोट लग जाती है, देखा होगा, और वहाँ से ब्लड जब निकल रहा होता है, तो वो ना कुछ समय बाद ऐसा जम जाता है गोल गोल, उसके ऊपर जो वाइट कलर का एक जाल बना लेता है विटामिन, उसे बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के ऑप्शन सी। और ये जो होता है ना, ये यकृत को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रक्त को जमाने में मदद करता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और विटामिन ए की कमी, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे इसको स्किन, जो हमारा स्किन होता है, इस पे चमक आती है। और दूसरा याद रखना, जो बांझपन होता है वो भी इसी की कमी से होता है। विटामिन सी जो है, ये स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। और विटामिन बी बेरी बेरी रोग होता है। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रोज़ की तरह 20 आपको नॉर्मल इजी क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि 30 से 50 तक का जो है सफ़र थोड़ा हार्ड रहता है। यहाँ पे देखो दिया है कि फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है, इनमें से कौन सा कप है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो ये सब पता होने चाहिए ना दोस्त हमें, तो याद रखना। देखो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ। और यहाँ पे प्रश्न का जवाब करेंगे तो यहाँ पे देवधर ट्रॉफी हो जाएगी। देवधर ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है बताइएगा, जो देवधर ट्रॉफी है, तो ये हो जाएगी आपकी क्रिकेट से संबंधित। किससे? क्रिकेट से संबंधित। और बाद बाकी रोवर्स कप है, सुब्रतो कप है, डूरंड कप है, और आपका कलिंग कप है, और संतोष कप, जो संतोष ट्रॉफी, संतोष कप है, वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो ऐसे आप सभी को याद रखेंगे, डूरंड कप, कलिंग कप, संतोष कप और रोवर्स कप, सुब्रतो कप, ये सब आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दोस्त दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं, WTO, WTO भी बोलते हो ना। तो विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, विश्व व्यापार संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताते, तो आप बता देते जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था। देखो G20 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब आप यहाँ पे बताइएगा कि 18वां जो हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन स्थल कहाँ था और ये कब हुआ था। तो याद रखना, इसका आयोजन स्थल भारत में था, ठीक है, भारत में था, और ये 2023 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे।
अगर आपसे पूछा जाएगा कि 19वां, ठीक है, 18वां तो ये हो गया, 19वें जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ होगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना 19वां जो है वो ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। मैं ये अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जो सभी दोस्तों की दिक्कत रहती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको रोज़ बोलता हूँ कि दोस्त फ्री पीडीएफ है, किसी से कोई पैसा नहीं लगना है, क्योंकि मैं भी आप जैसा यार एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम लोगों के पास पैसे बहुत ही मुश्किल में आते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से, एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझता है, और इसीलिए मैंने बोला है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बोल देना कि भैया पीडीएफ या टेलीग्राम का भैया लिंक शेयर कर दो, या फिर किसी ने किसी भी वीडियो में मुझे बोला होगा पीडीएफ के लिए, हर वीडियो में बोलते हैं, वहाँ पे मैंने रिप्लाई में लिंक शेयर किया होगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके क्लिक करना और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको रोज़ पीडीएफ मिलती रहेंगी। और यहाँ पे अब चलते हैं प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, तो इनमें से याद रखना आपका सही जवाब मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे तत्व पूछा है, ऑक्सीजन मत लगा देना, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। ये प्रश्न दोस्त इम्पोर्टेंट है। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि जो पौधों की आयु का पता है वो वार्षिक वलयों द्वारा लगाया जाता है। आप देखना जब पौधों को कोई काट लेता है ना, तो उसके अंदर ऐसे गोल गोल सा आपको देखने को मिलेगा। जब आप गौर से देखेंगे ऐसे होता है ना पेड़ के अंदर, तो ये जो वलय होते हैं ना, इनसे पता लगाया जाता है कि इसकी जो उम्र है वो क्या है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बता दूं यूपीपी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पेपर होने वाला है आपका, तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे पूरा देखना दोस्त, बीच में मत छोड़ना, आपके फ़ायदे की बात है। तो यहाँ दिया है हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। आज मैंने आपके लिए विज्ञान से भी क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लाया हूँ, जो कि यहाँ पे सही जवाब आपका पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन सी। भाई मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग जो है वो पत्ती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है। देखो कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा है वो ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है और ये आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है ये किताब आपसे पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमिताभ कांत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बुकें और उनसे संबंधित जो लेखक हैं उन्हें आप याद रखेंगे। जैसे मैंने कल आपको काकी माधव राव की एक बुक बताई थी, क्या था उसका नाम, ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर, तो ब्रेकिंग बैरियर भी मैंने आपको बताया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और ये रिटायर होने के बाद इन्होंने इस बुक को लिखा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाते हैं, जिससे आप क्या बोलते हो, घेंगा रोग भी बोलते हो, गले में होता है ना घेंगा रोग, तो घेंगा रोग हो जाता है। इसकर भी मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी, और बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये भी आप याद रखना दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब 29 एवं 30 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है, और आर्टिकल 30 में किसकी बात की गई, तो इसमें शिक्षा संस्थाओं की स्थापना से संबंधित किया गया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 और 30 में
दिया गया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे 28 दे रखा है, तो याद रखना कि 25 से 28 तक धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल जो है वो किस में न्यूनतम होती है इनमें से? तो देखो प्रकाश की जो चाल है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो किस में होगी? निर्वात में होगी सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम की बात की गई है। हमें प्रश्न का जवाब देना है कि प्रकाश की चाल जो है वो न्यूनतम होती है कांच में, जल में या निर्वात में। तो यहाँ पे जो सही जवाब हमारा है वो हो जाएगा कांच में। किस में? कांच में। अक्सर क्या होता है ना, ठोस में कम होती है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। और निर्वात में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो समुद्र में कितनी गहराई तक अधिकतम जा सकता है? तो याद रखना 400 मीटर तक अधिकतम जा सकता है। कितना? 400 मीटर तक अधिकतम जा सकता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे और प्रश्न का जवाब कांच हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। देखो 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि जनगणना हर 10 वर्ष के बाद होती है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोविड था उस वजह से नहीं हो पाई। तो 2011 की जनगणना से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा है, केंद्र शासित राज्य नहीं, यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात करी है। तो याद रखना वो तो हो जाएगा आपका केरल। और अगर इसके साक्षरता दर की बात करें कितने प्रतिशत रही, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो आपकी हो जाएगी 61.8%। कितनी रही? 61.8%। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेंगे तो केरल की थी। सबसे ज़्यादा जो अगर बात करेंगे तो किसकी थी? केरल की। कितनी थी? 94%। कितनी थी? 94%। 94% थी। ये भी आप याद रखें। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो देखो लक्षद्वीप जो है इसकी जो साक्षरता दर थी वो सबसे ज़्यादा थी केंद्र शासित प्रदेश में। इसकी कितनी रही थी? तो याद रखना 91.8%, 91.8% रही थी। अब केंद्र शासित प्रदेश वो जिसकी सबसे कम रही तो वो कौन सा था? तो वो था दादर एवं नागर हवेली। कौन था? दादर एवं नागर हवेली था। और इसकी कितनी रही थी? तो याद रखना इसकी रही थी 76.2%। 76.2%। अब यहाँ पे देखो जो राज्य और केंद्र शासित राज्य मैंने दोनों का आपको बताया है और शायद इसीलिए बताया है कि आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्या होने वाला है। तो यहाँ दिया है ना, वही कल वाला आपके लिए है कि घड़ी अपने नियम से चलती है इसीलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलेंगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप भी अपने नियम से, अपने डिसिप्लिन में रहेंगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। और अक्सर क्या होता ना, हमारी ये उम्र है जहाँ पे हमें सही चीज़ें अक्सर समझ नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं, है ना। अब लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्त, समझ जाएंगे क्योंकि कहते हैं ना जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक समझ नहीं आता है। अब चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। तो ये आपके लिए देखो इम्पॉर्टेंट है। पहले कितने 7 थे ना, फिर कितने रह गए थे? 6। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। तो याद रखना वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और इसे क्या कर दिया गया था? इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा यहाँ पे अगला क्या है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही अगला हो गया है क्या? 1 मिनट। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया था। देखो यहाँ पे दिया है 4 पहिया वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपने देखा होगा रोडों पे कारें वो ग्रीन कलर, हरे कलर की प्लेट लगी हुई देखी होंगी, वो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब इनकी चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो 100 चार्जिंग पॉइंट, सबसे बड़ा 100 पॉइंट जहाँ पे 100 गाड़ियाँ एक साथ होंगी, वो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो याद रखना, ये गुरुग्राम मतलब गुड़गांव,
ठीक है, गुड़गांव, गुड़गांव में किया गया है। और कौन सा सेक्टर है वो 52 सेक्टर 52 में किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है। और ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। जैसे कि 17 में आपने देखा होगा अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित, ठीक है। तो 17 से 18 तक आपके समानता का अधिकार आ जाता है। 19 से 22 तक कौन सा आता है बताओ। 19 से 22 तक कौन सा आता है, तो याद रखना 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। जैसे 19 में पत्रकार लोग और भाषण करने की जो छूट है वो 19 में आ जाती है। 20-21 में पर्सनल स्वतंत्रता आ जाती है। जैसे कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि आप कहते हैं ना कि हल्का हो जाओ थोड़ा सा या टॉयलेट आ रही है, तो कुछ जो पर्सनल स्वतंत्रताएं होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जो कि आपके 19 से 22 तक आती है। अब यहाँ पे देखो मैं तो बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ यार, है ना। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अनुच्छेद 23 से 24 तक क्या आता है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। तो याद रखना जैसे कि 24 में दिया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 29 से 30 तक क्या आएगा, तो 29 से 30 तक अभी मैंने आपको बताया था संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था। तो वो याद रखना संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपका आ जाएगा। लेकिन एक आर्टिकल पूछा जाता है 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ज़्यादातर पूछा जाता है। तो याद रखना संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ से आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप देखो यहाँ पे दिया गया है किस देश के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो वो कौन सा देश है, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे देखो यहाँ पे 18 पे पहुँच गया हूँ, 17 पे रुकना भी था। और काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज भी करते हैं कि भैया इतने ईजी क्वेश्चन, भैया IAS का एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, IAS का एग्ज़ाम नहीं है, 10वीं इंटर पास आपका एग्ज़ाम है और आप अच्छे से दीजिएगा। क्वेश्चन इसी लेवल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मुझे कहना था, हो सकता है माँ सरस्वती मेरी विराजमान हो मेरी बाड़ी पे, और जो भी मेरी आवाज़ को इस टाइम सुन रहा है उसको 100% इस बार वर्दी मिल जाएगी। और मेरे सभी पुराने दोस्तों मुझे लाइक वाला बटन दबाते हैं, मुझे लाइक करते हैं, शायद इसीलिए आज मैं ये क्लास बना पा रहा हूँ। आप भी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार लाइक वाला बटन दबा देंगे और साथ में क्या करेंगे या थोड़ा सा शेयर कर देंगे। मुझे कल भाई ने कमेंट भी किया था कि हाँ भैया हम ज़रूर शेयर करेंगे। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब कर लेना, उससे फ़ायदा ये होगा, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको 50 क्वेश्चन रोज़ इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे और साथ में 50 क्वेश्चनों की PDF भी मिलती रहेगी जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए बस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। देखो आप क्लास को देख रहे हो ना, जहाँ पे GK GS लिखा आ रहा है, ऐसा लिखा आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करो एक बार। और जब खुलेगा चैनल तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, उसके नीचे एक लिंक लगा होगा टेलीग्राम का, उसको आप सीधा क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और अगर मेरा इंस्टाग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसी पे क्लिक कर देना एक बार मोर लिंक पे, और वहाँ से इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे और यहाँ पे प्रश्न का जवाब करेंगे कि किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा दोस्त ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो आयरलैंड से याद रखना, आयरलैंड से आपका आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। इमरजेंसी उपबंध जो हैं, आपातकालीन उपबंध आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखना। और आपातकालीन उपबंध आपके आयरलैंड हो जाएगा और यहाँ पे समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ रह रहा हो तो मुझे ज़रूर बताओ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मेढक में श्वासन किस अंग द्वारा होता है। मेढक में श्वासन जो है वो किस अंग द्वारा होता है, तो यहाँ पे याद रखना वो त्वचा, फेफड़े और मुंह की परत, मतलब ऑप्शन डी, ए सभी।
यहाँ पे मुंह की परत की जगह आपको एक लिखा हुआ मिल सकता है क्लोमो। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? क्लोमो। देखो मैं बता देता हूँ, याद रखना, क्लोमो। क्लोमो अगर लिखा हो तो भी आप समझ जाना कि मुंह की परत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो त्वचा, फेफड़े और मुंह की परत, क्लोमो, मतलब ये सभी, इन सभी से मेढक श्वसन करता है। अब देखो यहाँ पे दिया है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में गैस होती है वो मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। देखो गाय की जुगाली करने से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन। धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है? धान की खेत से, तो वो भी निकलती है मीथेन। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो ऐसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे मीथेन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? फटाफट आप इसका जवाब करिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियम की जो खोज है वो मैरी क्यूरी और रॉबर्ट पियरे, या पियरे क्यूरी, रॉबर्ट पियरे क्यूरी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो याद रखना रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी। यहाँ पे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका सही जवाब। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना, बताइएगा, ये दोनों क्या हस्बैंड वाइफ थे? और इन्होंने इसकी खोज कब करी थी ये बताओ। चलो, इसकी जो खोज है वो कब करी थी? तो याद रखना इसकी खोज करी थी 1898 ईस्वी में। कब करी थी? 1898 ईस्वी में इन्होंने खोज करी थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। याद रखना कब करा गया था? 1911 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। कब? 1911 में। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो शायद 1901 में हुई थी ना। कब? 1901 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था ना। कब मिला था? 1915 में मिला था ना, साहित्य के लिए 1915 में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता के मुझे कंफर्म कराना कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 या 1915 कब मिला था नोबेल पुरस्कार। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो मैं बताता रहता हूँ क्या लिखते हो, याद करते हो, या फिर ऐसे ही, है ना। अब यहाँ पे दिया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, 0.03%। 0.03% और 0.93%, 0.93% जो है ये कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना ये आर्गन पाई जाती है। कौन सी? आर्गन पाई जाती है। और 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। और 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये यहाँ पे आप सभी गैसों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपनी रफ कॉपी जो जहाँ पर भी आप नोट कर रहे हैं इसे नोट कर लेना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पहले तो मैंने कल आपको बताया था कि जो जीआई टैग है वो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। अब किस शहर के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है दोस्त वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो बाडा कोलम चावल है, बाडा कोलम चावल जो है वो भी याद रखना, बाडा कोलम चावल, ये इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। और बिहार से क्या याद रखोगे? बिहार से याद रखना शाही लीची। क्या याद रखोगे? शाही लीची। तो ये भी याद रखना, इसे भी जीआई टैग मिला है, ठीक है, शाही लीची। उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस प्रदेश को मिले हैं? ये भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो याद रखना उत्तर प्रदेश को मिले हैं। टोटल कितने हैं? 75 जीआई टैग, 75 जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश को मिले हैं। जीआई टैग क्या है? भौगोलिक संकेत है ना, संकेत, तो याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की जो स्थापना है वो किसने करी थी? तो याद रखना वो करी थी आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए। आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने करी थी। और कहाँ पर करी थी, कब करी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना 1864 में करी थी, मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में 1864 में। आप यहाँ पे देखो आत्माराम पांडुरंग ने और एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, इन लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो करी थी 1867 में। कब करी थी दोस्त?
1867 में करी थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और देखो राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना करी थी बताओ। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और ये कब करी थी? तो ये याद रखना 1828 में करी थी दोस्त। कब करी थी? 1828 में। और एम.जी. राणा डे और आत्माराम पांडुरंग ने कब करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में। और केशव चंद्र सेन जी ने 1864 में वेद समाज की स्थापना करी थी। तो ये सभी स्थापनाएं भी याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ये भारत में 1526 में आया था और इसने पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध भी इसी ने लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526, 1556 और 1761। ये तीनों युद्ध हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तीनों युद्ध याद रखना। अब बताओ बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम जो है वो था नसरुद्दीन तो उसका था हुमायूं का, जहरुद्दीन मोहम्मद। ये किसका नाम था? बाबर का। नसरुद्दीन मोहम्मद जो है ये किसका नाम था? तो ये था हुमायूं का। किसका था दोस्त? हुमायूं का वास्तविक नाम था। और जलालुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद। तो याद रखना ये था अकबर का नाम। किसका? अकबर का नाम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। तो यहाँ पे तीनों के नाम आपको पता लगे, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के नाम मैंने आपको कंफर्म कराए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना कुजुल कडफिंसेस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। राजा कनिष्क, याद रखना राजा कनिष्क जिसका रेशम मार्ग पर कब्जा था। ये भी पूछा जाएगा कि रेशम मार्ग पर किसका कब्जा था? तो राजा कनिष्क का था। और देखो श्री गुप्त को भी याद रखना, इसने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। किसकी? गुप्त वंश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ये भी याद रखना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी, ये भी आप याद रखना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, वो भी आप याद रखना। और चलते हैं, देखो पाल वंश की भी स्थापना पूछता है, पाल वंश। तो पाल वंश की जो स्थापना है वो किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। किसने? गोपाल ने। तो वो भी आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से रत्नावली पुस्तक, एक मिनट, निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से रत्नावली पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो रत्नावली जो है ना वो हर्षवर्धन ने लिखी थी। किसने? हर्षवर्धन, राजा हर्ष ने लिखी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और इनकी और भी हैं, जैसे कि नागानंद हैं। क्या? एक याद रखना, नागानंद। ठीक है, नागानंद। तो नागानंद की भी इन्होंने ही रचना करी थी। और प्रियादर्शिका, तो प्रियादर्शिका जो है वो भी हर्षवर्धन ने लिखी थी। और इनकी जीवनी को बाणभट्ट जी ने लिखा था। ये रहे बाणभट्ट जी ने हर्षचरित को लिखा था। और आचार्य चाणक्य ने क्या अर्थशास्त्र की रचना करी थी जो कि राजनीति से संबंधित थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत जो है वो कब किया गया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1829 में। 1829 ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसमें कौन कौन शामिल था? तो याद रखना विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय जी और विलियम बेंटिंक, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और देखो मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, शायद आप कभी नहीं भूलोगे। क्या हुआ, ये राजा राम मोहन राय जी जो थे, इनके जो बड़े भाई थे वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। अब जब इन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड, किसी औरत का जो पति है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसे भी उसके साथ चिता में जलना होता था, वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाती थी। तो इन्होंने जब अपनी भाभी को देखा तो इनका हृदय बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि अपना अपना होता है ना। तो बहुत ज़्यादा रोए। तब इन्हें इस चीज़ को एहसास हुआ और इन्होंने ठान लिया कि जैसा आज मेरे साथ हो रहा है वैसा मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। और इन्होंने इस प्रथा को ही ख़त्म कर दिया। आया समझ में? तो इसलिए ध्यान रखो यार, तुम एक अकेले हो, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। 1830 में क्या हुआ था? 1830 में याद रखना इसमें ठगी प्रथा का अंत हुआ था। क्या?
ठगी प्रथा का जो है वो अंत कर दिया गया था। तो 1830 को भी आप याद रखेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप सती प्रथा का अंत भूलेंगे। देखो यहाँ पे दिया है कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, जीतना तो है ही। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है सांची किस कला व मूर्ति कला निरूपण करता है। सांची जो है वो किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है। तो भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कि मूर्ति का निरूपण करता है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन याद रखना ये जो है ये बौद्ध धर्म ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। ये किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची का, तो सांची किस कला मूर्ति कलाकार निरूपण करता है, कुछ एरर है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो याद रखना ये बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरर हो जाते हैं, टाइप किया और नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यार। और कहते हैं कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत आ रही है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो यहाँ पे देखो वाकई में सफ़र तो जारी है ही यार, थोड़ा थक जाता हूँ बोलते बोलते। यहाँ पे दिया है हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है यार। तो याद रखना ऋषभ पंत ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। और सौरभ गांगुली जी को पता है एक राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अपने राज्य मतलब एक राज्य ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो कौन सा राज्य है बताओ। याद रखना पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सौरभ गांगुली जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत तो हम लोगों ने रट रखा है, लेकिन यहाँ पे विक्रम संवत की अगर बात आएगी तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये 57 ईसा पूर्व ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पे इन ऑप्शन में से तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और ये पता है आपको राजस्थान का वो है एक ज़िला माउंट आबू नगर। माउंट आबू नगर है, माउंट आबू नगर, तो वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, माउंट आबू नगर में ये क्या है स्थित है। और ये पता है पाँच मंदिरों का एक समूह है। 5 मंदिरों का एक समूह है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना वो हो जाएगा 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी ऑप्शन बी में दिया गया है। और आज का स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। कल तो मुझे बहुत आराम से बता रहे थे 49 हुआ है भैया 50 में से। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी। पता है एक गुरु के लिए एक सबसे बड़ी खुशी पता क्या होती है, जब उसका कोई स्टूडेंट सफल हो जाए। और मैं तो यार खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे सोचो कि अगर मेरे साथ अब आप बने रहे और आप सफल हो गए तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ रहने वाला अगर सफल हो जाता है तो मैं कितना भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसीलिए यार थोड़ा सा आप मेरी इज़्ज़त जो है ना वो आपके हाथों में है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो और आप चाहो तो मुझे कहीं भी पहुँचा सकते हो। ये सिर्फ आप निर्धारित कर सकते हैं। बस क्या है आपको थोड़ा सा यार पढ़ना होगा, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। हर कोई कहता है पढ़ता कोई नहीं है, मैं कौन सा पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो मैं 4 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ। बाद बाकी 20 घंटे कुछ भी करूँ, लेकिन 4 घंटे पढ़ता हूँ। तो इसी तरीके से अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे या 2 घंटे पढ़ना है, अपना 100% दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। सफल हो जाओगे। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जितना भी पढ़ो 100% दो। देखो विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है वो क्या है, तो याद रखना वो है अमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और वायु की आर्द्रता को नापने का जो यंत्र है वो है हाइग्रोमीटर। ये वायु की आर्द्रता को नापने का यंत्र है, ये आप याद रखना। और लैक्टोमीटर जो है ये दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है।
दूध की शुद्धता को। देखा होगा कभी दूध लेने वाला आता है, वो निकालता है एक लंबा सा वो ऐसे करके, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मोटा टाइप का होता है और ऐसे करके ऊपर चोंच होती है, उसमें 30 20 40 ऐसे होता है, 1 मीटर टाइप का, सिर्फ दूध में डाल देता है। अगर यहाँ पे 30 तक स्केल पे आया है तो दूध सही है, अगर 30 से कम आता है तो दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कि मेरे पड़ोसियों को जैसे ही पता लगा कि मैं पढ़ाने लग गया तो वो चिल्लाने लग गए, है ना। तो ये होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, समस्याएं आती रहती हैं और हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे है स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है। कंपास को देखा होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको बताना है, बस आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा। उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। इंडेक्स में बताना क्या कौन सी इसकी रैंकिंग आई है अपने भारत की। तो देखो ये 2024 की बात पूछ रहा हूँ मैं, 2024 का, और ये देखो करंट का है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान क्या रहा है, तो वो हो जाएगा 63वां स्थान। और 2023 में क्या था वो बताओ। 2023 में भारत का क्या स्थान रहा था, हो सकता है 2023 का पूछ लें, तो याद रखना 67वां था। क्या था, 67वां था। और पहले स्थान पर कौन रहा है वो बताओ। तो पहले स्थान पे रहा है स्वीडन। कौन रहा है, स्वीडन रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो मतलब जो पहले पे है वो और खुद कितने पे हैं वो, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अभी हमारा 63वां हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है, निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है। निम्न में से निशा निमंत्रण जो है वो किसकी रचना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हरीश राय बच्चन जी, जो कि ऑप्शन ए। और देखो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये रचना है निशा निमंत्रण, ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इनकी एक और है मधुशाला। कौन सी, मधुशाला। तो मधुशाला को भी याद रखेंगे, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, इन तीनों को आप याद रखना, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि गीत गोविंद जो है जयदेव से संबंधित है। गीत गोविंद अगर पूछा जाएगा, और पूछी जाती है यार, गीत गोविंद किससे संबंधित है, तो जयदेव से संबंधित है, जयदेव ने इसे लिखा था। और मैथिली शरण गुप्त जी से भी आप याद रखना, इनकी एक रचना का नाम भारत भारती। कौन सी है, भारत भारती, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो निशा निमंत्रण है इसकी रचना कब करी गई थी, ये भी हो सकता है पूछ ले, ये कब प्रकाशन किया गया था। तो ये की गई थी 1938 में। कब, 1938 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है। मतलब इनमें से कोई 3 देश ऐसे हैं जिनकी मुद्रा का नाम रियाल है, लेकिन एक कोई ऐसा है जिसका नाम रियाल नहीं है। तो देखो इसको कैसे आप बताएंगे, याद रखना। देखो ओमान, ईरान और कतर, ओमान, ईरान और कतर, इन तीनों की मुद्राओं के नाम रियाल हैं। लेकिन इराक जो है इसकी मुद्रा का जो नाम है वो है दीनार। क्या है, दीनार। और इराक की दीनार और ईरान की रियाल। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो मैं इन लोगों को थोड़ा सा मना कर दूं, इनके समझ में नहीं आ रहा है। देखो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन होता है। अगर किसी जो विलयन है उसका पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो कैसा होगा। अगर मैं कहता हूँ, देखो पीएच मान जो स्केल होती है ना, उसकी रीडिंग क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उसकी रीडिंग जो है वो 0 से 14 तक होती है और सेंटर होता है 7। आप देखो अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, अगर वो 7 है तो क्या होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा। तो देखो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, जो कि प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर 7 है तो वो होगा उदासीन, तो क्या होगा, उदासीन होगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो होगा क्षारीय। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको
बता दूं, जैसे अम्लीय में आपका छिरका आ जाता है, दही आ जाता है, इमली आ जाता है, आंवला आ जाता है। ये सब आपके क्या है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये अम्लीय होते हैं। पानी जो है उसका वो उदासीन होता है, 7 होता है पानी, ना आपको खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा, ऐसा कुछ लगता नहीं, मतलब उदासीन होता है। और क्षारीय में आपकी एक तो वो आ जाती है, क्या कहते हैं, चाय आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, ये सब आपके क्षारीय होते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है। किस राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे कम रहा है। अभी मैंने आपसे साक्षरता दर की बात की थी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लिंगानुपात की। तो याद रखना सबसे कम रहा है हरियाणा का। हरियाणा का कितना रहा है, तो कहीं पे आपको 877 लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे आपको 879 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 777 भी आपका ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा की, तो सबसे ज़्यादा केरल का रहा है। केरल में क्या रहा है, तो केरल में 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष ही हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो याद रखना वहाँ का सबसे ज़्यादा रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर देगा कि सबसे ज़्यादा किसका रहा, तो वो रहा है पुदुचेरी का। पुदुचेरी का कितना रहा, तो पुदुचेरी का रहा 1037, 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की, तो दमन और दीव का रहा है। दमन और दीव का कितना रहा है, 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष। तो यहाँ पे याद रखना दमन और दीव का सबसे कम उसमें केंद्र शासित प्रदेश में, और वैसे हरियाणा का सबसे कम 877। और यहाँ से देखो, यहाँ से 2011 की जनगणना से मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग पूछते हो ना कि भैया क्या ऐसे ही आएंगे, इतने हलवा क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्त। 2011 से भी आएंगे, विटामिन से भी आएंगे, और आपके करंट अफेयर से भी आएंगे, जो कि मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ। जिसको करना है आराम से करते रहो दोस्त, आपके पेपर बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं। निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं, तो वो संभालते हैं प्रधानमंत्री जी। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में माननीय नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यान कौन सा था, कब ये लॉन्च किया गया था, तो याद रखना वो था आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट था, ये भी आप याद रखेंगे। और वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। तो ये आप देखो याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा अबुल पाकिर जैनुअल-दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरा नाम है, एक बार लिख लो, बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम तो बोल देते हो, लेकिन पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। हो सकता है कि ऑप्शन में इन्हीं का नाम पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मैं अपने अलावा किसी और से कंपटीशन में नहीं हूँ, मेरा लक्ष्य खुद को लगातार बेहतर बनाना है। और ये सत्य है, किसी से कंपटीशन मत करो, क्योंकि आपकी कंपटीशन, आपका युद्ध, कहते हैं ना, एक युद्ध अपने विरुद्ध, एक युद्ध अपने विरुद्ध, तभी कुछ होता है, तभी जीतोगे। दूसरे से लड़ते रहोगे, कभी नहीं जीतोगे। तो यहाँ दिया है 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा, तो 16वां जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 है वो कहाँ आयोजित होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये 2026 में होगा, और ये बेल्जियम और नीदरलैंड, ऑप्शन सी। पहले ये एक ही हुआ करते थे, अब याद रखना बेल्जियम और नीदरलैंड, ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 16वां है, तो 15वां की अगर बात करें, तो 15वां कहाँ हुआ था, 15वां जो पुरुष हॉकी विश्व कप है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो याद रखना ये आपके ओडिशा में हुआ था। कहाँ, ओडिशा में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। अपने भारत में हुआ था, और ये 2023 में हुआ था, ये 2023 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है।
G20 2023 शिखर सम्मेलन का जो लोगो है वो कहाँ से प्रेरित है? वो मैं आपको बता दूं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बस इतना कहते ही आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, भारत मंडपम। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में जो फ्यूज हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो वो याद रखना, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश का स्रोत है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का जो एवं प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? तो याद रखना, सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम वो भी नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस हाइड्रोजन और प्लस हीलियम पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, दो मुख्यतः गैस पाई जाती हैं। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा यहाँ पे आपका केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और देखो जूल दे रखा है, जूल याद रखना, ये कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का, ऊष्मा यहाँ पे ऊष्मा मैं गलत लिख रहा हूँ, वही तो मैं सोच रहा था। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो भी जूल है। और यहाँ पे बताओ वोल्ट जो है, वोल्ट किसका है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा सही जवाब, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो याद रखना, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो वोल्ट होता है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखना, वो होता है महान्यायवादी जी होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 76, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री जी, और आर्टिकल 76 महान्यायवादी। हाँ ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। और चलते हैं, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं दोस्त। और चलते हैं अगले प्रश्न में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मैं स्थायी बोल गया यार, तो मैं स्थायी भी बताऊंगा आपको और अस्थायी भी बताऊंगा। पहले तो प्रश्न का जवाब करूंगा कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इनको भी आप याद रखेंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा जय भीम जय भारत। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पे याद रखना, सोवियत संघ, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये शामिल किए गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और देखो, मैंने आज क्लास में सिर्फ एक बार बोला और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं लाइक के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ तो क्या आप लाइक नहीं करते हैं? क्या करना है यार, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ यार, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए यार। तभी कुछ हो सकता है, तभी लाइव क्लास हो सकती है, तभी मैं आपको जो भी बुक हैं और वगैरह वगैरह मैं जो भी आपको दूंगा, मैंने ये इस चीज़ का तो स्टार्टिंग में ही वादा किया था, वो कुछ भी मिलेगा सब फ्री मिलेगा, किसी से कोई पैसा नहीं लेना है। जीवन में कभी दूसरों के लिए भी करके देखो यार, बहुत अच्छा लगता है ना। और थोड़ा सा यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना यार क्लास को। और आप लोग जब शेयर करोगे तभी यार वायरल होगा एक आध क्लास, और ये वायरल आप ही लोग करा सकते हो, मेरे बस से बाहर की बात है। ठीक है, और आप लोग यार साथ दीजिएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और इसकी PDF के लिए मैंने आपको बोल दिया, कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।